हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक का क्लास 12th का चैप्टर 2 नाम है जिसका सॉल्यूशन वो आपका कराने जा रहा हूं। उसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाम है उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो मैं आपको कराऊंगा। चारों टॉपिक्स इसके अंदर बेसिकली 4 टॉपिक्स हैं। पहला है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों टॉपिक्स विद न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसमें 2 ग्राफ आएंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होंगे, उनको भी हम साथ साथ करते चलेंगे। तो चलते हैं, अपना प्यारा सा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24/7 पे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये अपना प्यारा सा लेक्चर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं एक सॉल्यूट की प्रॉपर्टी, एक सॉल्यूट की प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है उसकी क्वांटिटी पे, वो कितना सारा है, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती। वो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काला है, पीला है, नीला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो कितना सारा है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, उसकी क्वालिटी पे नहीं। तो ये है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Those properties of solute which depends on the quantity of solute not on the quality of solute। ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूट की जो डिपेंड किस पे करती है? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे। क्वालिटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहले का नाम है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले का नाम है क्या? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे RLVP। दूसरा है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम शो करते हैं डेल्टा TB से। किससे? डेल्टा TB से। थर्ड है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा TF से। लास्ट है हमारा इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको शो करते हैं किससे? प्यारे से पाई से। ये चारों टॉपिक्स हम करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला जिसका नाम है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। सपोज कहता हूं कि भाई मेरे पास ये एक बीकर है, इसके अंदर वाटर के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं इसको कह देता हूं कि भाई इसको मैं हीट कर रहा हूं एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। किस पे? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो क्योंकि इसके अंदर वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं, बस वाटर के लिख देता हूं यहाँ पे। वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है, एज ए सॉल्वेंट। वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है इसके अंदर। इसके अंदर बस वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका अगर मैं इसको हीट करूंगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसके जो पार्टिकल्स है वो वेपर की फॉर्म में निकल जाएंगे, उड़ेंगे। इसका मतलब है इसका एक वेपर प्रेशर होगा। क्योंकि ये प्योर है तो इसे हम बोलेंगे क्या? PA0। क्या बोलेंगे? PA0। PA0 होगा हमारा प्योर वेपर प्रेशर, प्योर VP, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं? कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एडिंग सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एडिंग सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये जो सॉल्यूट होंगे इसे हम बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स या फिर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूट्स को नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स कहा जाता है जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट नहीं होते। सेम एक और होता है आपका, नाम है उसका वॉलेटाइल कंपोनेंट। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाते हैं। तो सॉल्यूट को मैं हमेशा ट्रीट करूंगा एज ए NVC, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट। अच्छा, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ये तो वाटर के ट्रेस थे, छोटे छोटे वाले, कुछ बड़े बार डाल दिए मैंने। ये है सॉल्यूट के पार्टिकल्स। क्या है जी? ये सॉल्यूट के पार्टिकल। इसको मैं 100 डिग्री पे इवेपोरेट करा रहा था, तो इसका जो वेपर प्रेशर था वो था PA0।
और ये किसका था, प्योर सॉल्वेंट का। अब ये क्या बन गया है हमारा, ये बन गया है सॉल्यूशन। क्या बन गया है जी हमारा, सॉल्यूशन। अब मैं इसको 100 डिग्री पे ही हीट करूंगा, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट करूंगा, तो इसमें से वेपर प्रेशर जो निकलेंगे वो इसके कंपैरिजन में क्या निकलेंगे, कम, क्योंकि इसके अंदर मोटे पार्टिकल जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो आ चुके हैं। सपोज मैं कहता हूं कि भाई पहले मैं डालता यहाँ पे 5 ग्राम, ये सपोज मान लूं मैं 100 ml है, इसके अंदर मैंने सॉल्यूट डाला कितना, 5 ग्राम, तो इसमें इसके कंपैरिजन में थोड़े कम वेपर निकलेंगे। फिर मैं इसमें और डाल देता हूं क्या, 5 ग्राम चीनी या जो भी सॉल्यूट है हमारे पास, तो और कम वेपर प्रेशर निकलेंगे। मतलब जैसे ही मैं इसमें सॉल्यूट इसके अंदर ऐड करता रहूंगा, हमारा वेपर प्रेशर कम निकलने लगे। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट की क्वांटिटी उसके अंदर ज्यादा होने लग जाएगी। क्लियर, तो इसको मैं बोलूंगा PA डायरेक्ट, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जितना मैं सॉल्यूट ऐड करता रहूंगा इसके अंदर, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, जैसे ही मैंने सॉल्यूट डाला उसका वेपर प्रेशर हो गया कम। इसी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और एडिंग ऑफ सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है, क्योंकि जितना आप इसमें सॉल्यूट डालेंगे, जितना अमाउंट का सॉल्यूट डालेंगे, उतना ही इसका वेपर प्रेशर घटता जाएगा। क्या करता जाएगा, घटता जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसकी डेरिवेशन जो है, छोटी सी डेरिवेशन है, रॉल्स लॉ पे चलेगी। इसकी रॉल्स लॉ मैंने आपका इससे पहले वाले लेक्चर में डाल दिया है, रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, तो उसको आप देख के ये वीडियो को देखिएगा, आपको और अच्छे समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहां पे हम, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, PA इज इक्वल टू PA नॉट काई A। ये है आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, ये है प्योर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का। काई A होता है आपका मोल फ्रैक्शन, किसका, कंपोनेंट A का, किसका, कंपोनेंट A का। अब मैं क्या करता हूं, PA नॉट को इसके नीचे ले जाता हूं, देखिए यहां करता हूं मैं इसको, PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू काई A। अब इन दोनों को मैं 1 से माइनस करता हूं, तो 1 माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस काई A। अब 1 माइनस काई A आपका हो जाएगा काई B, और ये हो जाएगा आपका PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। क्लियर, तो ये आपकी एक डेरिवेशन हो गई है। और इसमें एक और एनसीईआरटी वालों ने एक चतुरता की है, चतुरता ये की है आपको और सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको किस तरीके से तोड़ दिया है, देखिए। जैसे काई B आपका होता है NB अपॉन Na प्लस NB। ये जो डिनोमिनेटर वाला NB है, डिनोमिनेटर वाला NB होता है सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल होता है। A है किसका, सॉल्वेंट का, B है किसका, सॉल्यूट का। B के मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर होते हैं बहुत कम क्वांटिटी में। तो एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव, यहाँ पे एडिशन में है, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये होगा आपका वेरी 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 स्मॉल। इसका मतलब है कि Na प्लस NB, क्योंकि ये जो है वो नेग्लेक्ट हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, लगभग इक्वल टू Na। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको इस रेशियो में देखेंगे तो हमारा जो काई B होगा, काई B हो जाएगा मेरा NB अपॉन Na। इसको ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में बहुत यूज होगा और इजीली आपकी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक, PA नॉट माइनस PA नॉट, ये हो जाएगा आपका ये NB अपॉन Na। इसी पे अब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, NB अपॉन Na। ध्यान से इसको देख लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो कहता है कि जितना आप सॉल्यूट डालेंगे सॉल्वेंट में, उसका उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटता 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 और गिर जाएगा जितना आप डालते रहेंगे। क्लियर, तो बढ़ते हैं इसके अब आगे। इस पे ये न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ये। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। सपोज मैं कहता हूं कि भाई ये मेरे पास बीकर है, इसके अंदर बेंजीन है। बेंजीन होता है आपका C6
H6, C6 H6। इसको मैं मान लेता हूं कंपोनेंट ए। क्या मान लेता हूं? कंपोनेंट ए। क्या क्या रखा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, वो कितना दे रखा है? 0.850। तो इसको बोलता हूं PA0, 0.850 कितना है? बार में। किसमें? बार में। फिर क्या बोला गया है? ए नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जिसका मास कितना है? इतना, उसको हम ऐड करते हैं 39 ग्राम, जो हमारा बेंजीन है इसका मास दे रखा है, इसको बोल देता हूं मैं WA है। कितना है ये? 39 ग्राम। कितना है ये? 39 ग्राम। दिस इज 39 ग्राम। इसके अंदर ऐड करता हूं सॉल्यूट, कितना दे रखा है भाई मुझे ऐड करने के लिए? 0.5 ग्राम। इसको कह देता हूं WB। सॉल्यूट का मास इज WB। सॉल्यूट का मास हो गया WB ग्राम्स। ये हमारा सॉल्यूट है। तो बन जाएगा भाई मेरा क्या? सॉल्यूशन बन जाएगा। ये मेरा सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूट प्लस बेंजीन को मिला के, जिसमें ये दे रखा है 39 ग्राम्स और ये दे रखा है 0.5 ग्राम्स। क्लियर? अच्छा, जब आपने सॉल्यूट के अंदर बेंजीन या बेंजीन के अंदर सॉल्यूट मिला दिया तो उसका जो वेपर प्रेशर है, उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? मोलर मास भी दे रखा है आपको बेंजीन का, वो 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन देन इट्स कितना हो जाएगा? 0.845 बार, जो क्या कहलाएगा आपका? PA कहलाएगा। क्या कहलाएगा? PA। क्लियर? PA कहलाएगा। मतलब पहले कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर क्या करके डिक्रीज कर गया, क्या डालने पे? सॉल्यूट। तो ये कॉलिगेटिव का है, आपको समझ आ रहा हो? कॉलिगेटिव आप समझिए पहले क्या है, कॉलिगेटिव को ही समझिए। कॉलिगेटिव को समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस डायग्रामेटिकली बनाने में या सॉल्व करने में बिल्कुल बच्चों वाला खेल लगेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका। पहले क्या करते हैं इसका Na निकाल लेते हैं बेंजीन का। गिवन मास कितना है भाई? 39। मोलर मास कितना है इसका? ये रहा 78। तो ये हो जाएगा 0.5 मोल्स। कितना हो जाएगा? 0.5 मोल्स। Na हमारा 0.5। अगर मैं Nb की बात करूं तो Nb कितना है भाई? गिवन मास कितना है? 0.5 और इसका Mb होगा मोलर मास। ये पुट करूंगा। देखिए फॉर्मूला क्या जनरेट हुआ था हमारा? PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू काई बी को तोड़ के NB अपॉन Na रखा था। ये हो गया था PA, सेम ऐसे ही है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0. NB कितना है हमारा? 0.5। सॉरी, NB है हमारा 0.5 अपॉन MB डिवाइड बाय 0.5। ये कट गया। इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे पूरा प्रॉपरली तो MB की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यूनिट आएगा इसका ग्राम पर मोल के अंदर। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसका आपको मोलर मास गिवन है। कितना है उसका? 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। मतलब यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है वो दे रखा है ऑक्टेन, जिसका फॉर्मूला होता है C8H18। C8H18 का अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो वो सेम रहेगा 114 के ही बराबर। तो जब आपने डाला इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो घट के कितना हो गया? 80% तक वो चला गया। मतलब पहले 100% था तो अब कितना रह गया? 80% रह गया। मतलब उसका 20% आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। देखिए सपोज मेरे पास ये बीकर है, इसके अंदर है मेरे पास ऑक्टेन। क्या है? ऑक्टेन। मैं इसको WA बोल देता हूं। इसका जो गिवन मास है 114 ग्राम, जो गिवन दे रखा है ये है हमारे पास। और इसका MA ले लेता हूं। अगर C8H18 का अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा? 114 ग्राम पर मोल।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो 114 अपॉन 114 कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 मोल। और इसका वेपर प्रेशर है PA0, अभी कितना है, 100% है, 100% PA0। क्लियर। अगर इसको चेंज करूंगा नॉर्मल में परसेंटेज हटा के तो 100 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा PA0 ही रहेगा, जो कि पहला है। जब मैंने इसके अंदर सपोज कहता हूं WB ग्राम जो सॉल्यूट का मास है ऐड कर दिया तो इसका वेपर प्रेशर 100 से कितना हो जाएगा, 80% तक हो जाएगा। सॉल्यूट ऐड कर दिया किसके अंदर, ऑक्टेन के अंदर, तो हमारा क्या बन गया, ये अब सॉल्यूशन बन चुका है। क्या बन चुका है, ये सॉल्यूशन बन चुका है पूरा का पूरा। फिर ये होगा PA, कितना बचा ये 80% इसके PA0 का। नॉर्मल में लाऊंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा तो 0.8 PA0 हो जाएगा ये। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। फॉर्मूला हमें पता ही है, PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू काई बी होता है आपका PA0 माइनस PA कितना है, PA0 की टर्म्स में 0.8 PA0 अपॉन PA0, और ये किसके इक्वल है, काई बी के। काई बी मतलब NB अपॉन NA, और Na कितना है आपका, Na है आपका 1 मोल। तो नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा, इसको आगे रखते हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई माइनस करूंगा तो 0.2 अपॉन PA0 अपॉन PA, ये और ये कट जाएगा। ये कितना बचा आपका, NB हमें निकालना है, NB हमें निकालना है, लेकिन उसका मोलर मास दे रखा है। NB में WB हमें निकालना है, जो कि ये रहा, ये वाला हमें निकालना है, और MB हमें गिवन है, कितना है 40। इसका मतलब इसे सॉल्व करेंगे हम तो WB आ जाएगा हमारा 8 ग्राम। कितना आ जाएगा, 8 ग्राम। तो जो हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ये जो सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं वो कितना ग्राम है हमारा, 8 ग्राम। कितना ग्राम है, 8 ग्राम। क्लियर। तो इतना इजी क्वेश्चन है RLVP के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिए सपोज ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, इतना पानी है इसके अंदर। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे कहता हूं कि TB0 है। नॉट शो करता है प्योर के लिए, नॉट है ये किसके लिए शो करता है, प्योर के लिए। और आपको पता है कि सब वो ये होगा कितना, पानी है तो ये 100 डिग्री पे बॉइल करेगा। क्लियर, 100 डिग्री पे। फिर मैं इसमें x ग्राम सॉल्यूट क्या कर देता हूं, ऐड। क्या कर देता हूं, x ग्राम सॉल्यूट क्या कर देता हूं, ऐड। तो मेरा बन जाएगा आपका यहाँ पे सॉल्यूट प्लस वाटर बन जाएगा। ये वाटर है आपका, दिस इज वाटर। ट्रीट कैसे कर रहे हैं इसको, सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं इसको, सॉल्वेंट की तरह। तो ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉल्यूशन है तो इसका जो पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे मैं कहता हूं TB। ये जो है हमारा, इसे कहता हूं प्योर बॉइलिंग पॉइंट, प्योर BP बॉइलिंग पॉइंट। और TB हो जाएगा हमारा BP ऑफ सॉल्यूशन। किसका, BP ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का। अब देखिए इसको मैं अगर बॉइल कर रहा हूं, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स है, इसको अगर मैं हीट करूंगा 100 डिग्री पे तो ये 100 डिग्री पे बॉइल हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया, मान लेता हूं मैं x की जगह 5 ग्राम इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, तो जो सॉल्यूशन बना तो इसका जो BP होगा वो 100 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा, जितना मैं इसमें सॉल्यूट ऐड करता रहूंगा इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ता रहेगा। क्या करता रहेगा, बढ़ता। इसलिए कह रहे हैं इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलूंगा मैं, डेल्टा टीबी। इसका सिंबल होता है डेल्टा टीबी। क्या होता है जी, डेल्टा टीबी इसका सिंबल है, डेल्टा टीबी इसका सिंबल है। तो डेल्टा टीबी क्या होगा आपका, टीबी माइनस टीबी नॉट। अच्छा, जो टीबी डेल्टा टीबी है वो
डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, मोलालिटी के, जिससे अब आपका फॉर्मूला जनरेट होगा। मोलालिटी आपको पता ही होगी। प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम यहां लगाते हैं क्या, एक कांस्टेंट जो होता है आपका केबी। क्या होता है, केबी। और मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट का मास डिनोमिनेटर में, अगर वो ग्राम में है तो ऊपर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्लियर। अच्छा, केबी होता है हमारा कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन, कांस्टेंट ऑफ, ये है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका दूसरा नाम है इबुलियोस्कोपिक, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा, हर सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन वाटर के लिए आपको हमेशा याद रखनी है। फॉर वाटर 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। किसके लिए केबी की वैल्यू है, किसके लिए, ये वाटर के लिए, इसके लिए वाटर के, हमेशा आपको याद रखनी है केबी की वैल्यू। अच्छा, इसमें ग्राफ है। पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर अगर वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होता है तो वो लिक्विड क्या करने लगता है, बॉइल करने लगता है। बीपी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो लिक्विड उस टाइम बॉइल करने लगता है, वही पॉइंट उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, एटमॉस्फेयर का जो बॉइलिंग प्रेशर होता है वो 1 atm है, बार के अंदर ये होता है। क्लियर। ये है आपका, पहले सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट जो है ये सॉल्वेंट का लाइन है। सॉल्वेंट जो है हमारा 100 डिग्री पे बॉइल हो जाता है, इसे हम क्या कह रहे हैं, टीबी नॉट। इस जगह पे ये बॉइल क्या हो जा रहा है, मतलब कहने का है जब ये इधर से इधर उठा तो इस टेम्परेचर पे टीबी पे ये जगह पे बॉइल होने लगा, और वो किसके बराबर है, 1 atm की। जैसे ही मैं बात कर रहा हूं अब टीबी की, तो उसका टेम्परेचर क्या कर जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन वो बॉइल कितने पे होगा, 1 atm पे ही। किस पे, 1 atm पे। तो इसके बीच में और इसके बीच में जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी। टेम्परेचर इधर इंक्रीज करता है, वेपर प्रेशर इधर इंक्रीज करता है, और ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये वाला है आपका सॉल्वेंट के लिए, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। अब इसी तरीके से मैं ये फॉर्मूला यूज करके अब इसमें न्यूमेरिकल यूज करूंगा। तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, ज्यादा मुश्किल होंगे नहीं। क्या कह रखा है, देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है, 353.23। जब उसके अंदर 1.8 ग्राम हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, ठीक है, और उस सॉल्वेंट का जो ग्राम है, मास जो दे रखा है वो 90 ग्राम है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के कितना हो गया, इतना। तो हमें कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, जो भी सॉल्यूट है रैंडम, उसका मोलर मास, और केबी बेंजीन का दे रखा है, केबी कांस्टेंट है आपका, वो गिवन है, कितना है, इतना। तो देखिए फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डब्ल्यू बी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर 100। वो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्वेंट किसमें दे रखा है, ग्राम के अंदर। ये रहा सॉल्वेंट ग्राम के अंदर। क्लियर। ये ध्यान से देखिए, ये हमारे पास बेंजीन है C6H6, ठीक है। इसका जो मोलर मास है, सॉरी गिवन मास है, गिवन मास वो दे रखा है कितना, 90 ग्राम। कितना, 90 ग्राम। मोलर मास की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर हो तो 78 होता है। कितना होता है इसका, 78 ग्राम पर मोल। ये 78 लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हमने ऐड कितना करा, 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, बन गया भाई हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तैयार हो गया, हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया। इसका जो TB0 था प्योर, क्योंकि ये तो इस टाइम प्योर है, वो कितना दे रखा है आपको, 353.23 केल्विन। ये, और इसका कितना दे रखा है, TB
ये हो गया आपका बढ़ के 354.11 केल्विन। क्लियर? फॉर्मूला यूज करते हैं देखिए, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो हमारा क्या होता है, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या होगा भाई, इसको माइनस इससे करेंगे, इसको माइनस इससे करेंगे, तो मैं अपने फोन का यूज करके इसको सॉल्व कर दूंगा। कम टाइम में जल्दी और अच्छी सुविधा मिले हमें, इसलिए डेल्टा टीबी 35411 माइनस 353.23 354.11 माइनस 353.23, ये हो जाएगा आपका 0.88 केल्विन। क्लियर? तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, हम ये वाला फॉर्मूला 0.88 इज इक्वल टू केबी कितना दे रखा है 2.53, गिवन मास कितना है इसका 1.8, मोलर मास हमें निकालना है एनबी, ऊपर 100 और सॉल्वेंट का मास कितना है 90। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा 1800। कितना 1800। फिर मैं इसको एक साइड ले चलता हूं, कि बेसिकली मुझे निकालना तो ये है MB इज इक्वल टू 2.53 अपॉन 0.88 इंटू 1800 अपॉन 90। इससे ये गया, इससे ये 20 आ गया, कितना आ गया 20। अब मैं इसको फटाक से सॉल्व करके आंसर निकाल देता हूं। 20 इंटू 2.53 डिवाइड बाय 0.88 डिवाइड बाय 0.88, तो ये आ जाएगा आपका MB 57.5 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने सॉल्यूट को ऐड करा सॉल्वेंट के अंदर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या कर गया, बढ़ गया। ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पे। ये है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के बिल्कुल उल्टा होगा। इसके अंदर एक वर्ड आता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे, एक ऐसी जगह जहां पे एक ही टेम्परेचर पे तीन अलग अलग स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। तीन अलग अलग स्टेट एग्जिस्ट करती हैं ट्रिपल पॉइंट में। बेसिकली वो जो पॉइंट है वो आपको बाद में पढ़ना है, लेकिन वो सारा का सारा खेल होता है किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कि उस जगह पे वो तीन अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? ये इसका ग्राफ होगा। ये आपके पास है सबसे पहले सॉल्वेंट। जिस तरीके से हम कर रहे थे, बीकर पहले सॉल्वेंट ले रहे थे, फिर उसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट, उसी तरीके से करेंगे। यहां वाटर डाला हमने, क्या डाला, वाटर। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्योर है तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा TF0। इसमें हमने ऐड करा, एडिंग सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कुछ अमाउंट्स इसमें हमने क्या करे, ऐड करे। तो हमारा बन गया क्या, ये सॉल्यूशन बन गया जी, ये हमारा बन गया फिर से अब यहाँ पे सॉल्यूशन। इसका जो पॉइंट होगा, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो होगा TF, और वो कुछ भी होगा, इसका लिख देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका है, ये है FP, फ्रीजिंग पॉइंट FP ऑफ सॉल्वेंट। और इन दोनों के बीच में अब देखिए, इसका जो अगर आप देखेंगे, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे ही आपने डाला ये जल्दी क्या कर जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल, ये तो सॉल्वेंट के पार्टिकल है छोटे छोटे, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल आ गए। जहां मोटे मोटे या फिर भारी पार्टिकल्स होते हैं, उस जगह पे फ्रीजिंग की टेंडेंसी ज्यादा होती है। फ्रीजिंग की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये जो है आपका इन दोनों के बीच में डेल्टा TF होगा, और डेल्टा TF हमेशा क्या होगा आपका, ग्रेटर माइनस लेसर। ग्रेटर ये है, लेसर ये है, तो TF0 माइनस TF, ये इसका फॉर्मूला होगा। और ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करेगा जिस तरीके से आपका एलिवेशन वाला करा था। डेल्टा TF डायरेक्टली किसके, मोलालिटी के,
और डेल्टा TF प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो KF लग जाएगा। ये भी एक तरह का कांस्टेंट होगा, डिप्रेशन कांस्टेंट होगा, डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। और मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, लिखा हुआ है आपने पहले ही। KF की वैल्यू वाटर के लिए तो आपको याद रखनी है, वाटर की वैल्यू KF के लिए केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। 5.12 केल्विन केजी पर मोल, 5.12 केल्विन केजी पर मोल होती है। तो अब बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की और डिट्टो उसी तरीके से हमें करना है, डिट्टो उसी तरीके से। $45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर्मूला ये है। इथाइलिन ग्लाइकोल का हम मोलर मास निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 into 2 प्लस 1 into 6 प्लस ट्वाइस into 16, क्लियर। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस ये प्लस होगा, ये हो जाएगा आपका 32। तो ये हो जाएगा आपका 62 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है इथाइलिन ग्लाइकोल का। यहां पे सबसे पहले क्या डाला गया है, 600 ग्राम पानी, 600 ग्राम वाटर है, मतलब वाटर। ये आपको WA गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, WA, क्लियर। इसके अंदर हमने कितना डाला, 45 ग्राम, ये है आपका TF नॉट, क्लियर, TF नॉट। वाटर है तो इसका जो TF नॉट कितने पे जमता है आपको पता ही है। केल्विन में अगर लेंगे तो आपका हो जाएगा 273 डिग्री, या फिर डिग्री के अंदर ये 0 डिग्री होगा, कितना होगा, 0 डिग्री। इसके अंदर और कुछ मेंशन है नहीं केल्विन के रिस्पेक्ट में, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, सीधा इसको लिख देते हैं 273 केल्विन, क्लियर। इसके अंदर हमने डाला 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, ये है सॉल्यूट। इसके ये हो गया आपका WB, MB हमें पता ही है, लिख लिया हमने पूरा। कितना है हमारा, 62 ग्राम पर मोल, 62 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा क्या हो गया, आप सॉल्यूशन बन चुका है हमारा, क्या बन चुका है, सॉल्यूशन, जिसके अंदर ये वाटर के मॉलिक्यूल थे और कुछ अब इथाइलिन ग्लाइकोल के मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, क्लियर। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो TF होगा, जो हमें नहीं पता वो तो हमें निकालना है। निकालना क्या है हमें, पहला निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा TF निकालना है। दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये हमें निकालना है, क्लियर। सबसे पहले इसको यूज करते हैं। KF की वैल्यू वाटर है तो KF की वैल्यू, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह यूज हो रखा है, तो KF की वैल्यू आपको पता होगी, मैं लिखवा दिया था आपको, 5.12 केल्विन केजी पर मोल, क्या होगी, केल्विन केजी पर मोल। डेल्टा TF इज इक्वल टू, KF की वैल्यू कितनी है, 5.12, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 45 ग्राम, मोलर मास कितना है इसका, 62 ग्राम, ऊपर 100,000 डाला, सॉल्वेंट का कितना है, इतना। इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये इससे कट गया, क्लियर, ये इससे कट चुका है। इसको मैं यहाँ पे पहले निकाल देता हूं, डेल्टा TF कितना निकलता है। डेल्टा TF इजिली यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल देते हैं, 5.12 इंटू 45 इंटू 10 डिवाइड बाय 62 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा TF निकल गया बेटा कितना, 6.19 केल्विन। अब आपको पता ही है, पहला तो निकल गया, ये वाला हमारा, ये वाला पोर्शन निकल चुका है। अब B निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका TF नॉट माइनस TF। इसके अंदर आपको ये चीज तो पता ही है, केल्विन में कितनी है, ये गिवन है, गिवन क्या पता ही होती है, और ये हमें पता है 6.19 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 273 माइनस TF, हमें तो यही तो निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वहां फेंकता हूँ, इसको यहाँ फेंकता हूँ, तो TF हो जाएगा हमारा 273 माइनस 6.19, तो 273 माइनस 6.19, ये आ जा गया मेरा 266.18 किसके अंदर, केल्विन के अंदर। ये दोनों के दोनों आपको सॉल्व हो चुके हैं। पहला आंसर ये रहा A, ये है आपका B।
अब है आपका लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। पढ़ते हैं उसकी ओर। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के से पहले आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। इसकी नॉलेज होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ सकते हैं कि वो होता क्या है। क्या होता क्या है? तो डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन एरिया। अगर छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो मूव करते हैं कहां पे? हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर। मतलब जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल मतलब सॉल्वेंट की। किसकी? स्मॉल पार्टिकल मतलब सॉल्वेंट की। मूव होते हैं कहां? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। और ऑस्मोसिस की बात करें, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस आपका होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हाई टू लो। ये भी हाई टू लो है, ये भी हाई टू लो है, लेकिन ये स्मॉल पार्टिकल के लिए किसके लिए होता है? सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब थोड़े मोटे पार्टिकल्स के लिए होता है। हाई टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल जो परमिट करता है कि इस पार्टिकल को वो उस साइड भेज सकता है। जैसे मैं सपोज बोलूं कि मेरे पास कपड़ा है, इसमें मैं पानी डाल दूं तो कपड़े के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें पानी टप 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 करके नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है? पानी के पार्टिकल उस कपड़े के पोर के पार्टिकल से छोटे हैं, इसलिए तो टप 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 करके गिर गया। अगर मैं बोलूं मेरे पास कपड़ा है, उस पर मैं थोड़े रोड़ी डाल दूं, रोड़ी इज कॉन्क्रीट, तो क्या वो कॉन्क्रीट भी उसे पेनिट्रेट करके या परमिट करके नीचे घुस जाएगा, अंदर गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि पोर्स के साइज छोटे हैं और कंक्रीट के साइज बड़े हैं। तो ये है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एक छोटी सी कहानी। अगर उसका साइज, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का साइज, उसके जो पोर्स है वो छोटे होते हैं और जो आपका इधर से उधर जा रहा है वो बड़ा है, तो वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। अगर उससे भी छोटा है तो वो इधर से उधर मूव कर सकता है। क्लियर? ठीक। अब ये है आप लोगों का ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है पहले पढ़ते हैं इसको। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर which need to be applied to a solution to prevent the inward flow of its pure solvent across the semi permeable membrane। ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा इसको। ये वाली जो पॉइंट है ये इसका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको ही हम बोल रहे हैं एसपीएम, जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलिए या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट में एसपीएम ही लिखेंगे, शॉर्ट में इसको एसपीएम ही लिखेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिए, इसके फ्लो को देखिए। इसका जो फ्लो है, इधर जो पार्टिकल्स हैं वो लाइटर पार्टिकल है। इस वाले पोर्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर देखिए हैवियर पार्टिकल्स भी हैं, येलो कलर के हैवियर पार्टिकल्स भी हैं। मतलब ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है। ये किसका है? सॉल्वेंट का है। ये किसका है? सॉल्यूशन का है। तो ये वाला पोर्शन लिख देता हूं, ये वाला है आपका ये सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का पोर्शन है, ये सॉल्यूशन का पोर्शन। मूवमेंट देख रहे हैं, इस साइड से मूवमेंट है, इस साइड से इसकी मूवमेंट हो रही है। देखिए मूवमेंट इस साइड से है, मतलब कहने का है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड में मूवमेंट है। लेकिन ये है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको पता है, जो ऊपर मैंने पढ़ा दिया आपको। अब मुझे ऑस्मोसिस को ही रोकना है तो मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं अप्लाई करूंगा। और फ्लो इस साइड है, फ्लो इस साइड है, तो मुझे अगर फ्लो इस साइड रखना है, मतलब कहने का है फ्लो इस साइड चल रहा है और इस साइड के फ्लो को रोकना है, मतलब ऑस्मोसिस को रोकना है, तो प्रेशर में अप्लाई करूंगा किस साइड में? सॉल्यूशन की साइड में प्रेशर अप्लाई करूंगा। उसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां मैं अप्लाई करूंगा पाई, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने अप्लाई किया तो मूवमेंट जो होगी वो इस साइड होगी, तो ये रिवर्स, और ये ऑस्मोसिस से क्या हो गया? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या हो गया? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट में आरओ। आरओ
जो हमारे घर में प्यूरिफायर लगा होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है, और ये पूरा का पूरा इसी फॉर्म फिनोमिनन पे काम करता है। जो मेम्ब्रेन उसके अंदर लगी होती है, जो सर्विस करने वाले बंदे आते हैं तो वो मेम्ब्रेन को साफ करता है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज फंस जाती हैं उसको साफ करता है, वही वो ये है वो मेम्ब्रेन, यही वो मेम्ब्रेन है, उसको साफ करता है। तो आप समझ गए डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली ऑस्मोसिस को उल्टा करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ऑस्मोसिस को उल्टा करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हैं, तो वो बन जाता है क्या, डिफ्यूजन की तरीके से। डिफ्यूजन का फिनोमेनन वहां पे काम करने लगता है बेसिकली। तो चलते हैं इसके अब न्यूमेरिकल पे। चलिए पहले इसका मैं वो फॉर्मूला बता देता हूं। पहले यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है PV इक्वल टू nRT। P आपका प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। अब क्या करता हूं, V को मैं N के नीचे ले आता हूं, ये हो जाएगा P RT। अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, आपका एक कंसंट्रेशन होता है, वो होता है मोलैरिटी। N/C नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन विच इज मोलैरिटी। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ मोलैरिटी ना लिख के सिंपली उसको शो करूंगा बाय C। और लेकिन एक और चीज है, आपको ये हमेशा याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर जो वॉल्यूम लेते हैं आप, क्या लेते हैं, वॉल्यूम हमेशा इन लीटर। वॉल्यूम को हमेशा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। वॉल्यूम जो लेना है वो लीटर, क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस जो होता है वो छोटे से वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, वो बड़े वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल होता है, जो लीटर्स में ही हम उसको मेजर करेंगे। तो वॉल्यूम हमेशा आपको लीटर में ही लेना है। अब देखिए N/V को मैं लिख देता हूं CRT। N/V को क्या लिख दिया, C मतलब कंसंट्रेशन, और वो मोलैरिटी है। जैसे ही ये C के अंदर N/V कन्वर्ट हुआ C के अंदर, जो P है हमारा प्रेशर, वो कन्वर्ट हो जाएगा पाई के अंदर, जो क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये है आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला। R की वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन दी जाएंगी और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको चैप्टर 5 11th क्लास में दी गई थी। क्लियर? बढ़ते हैं अब इसके न्यूमेरिकल की ओर। ये है आपका न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। क्या क्या रखा है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ध्यान सुनिए, ये आपके पास बीकर है, यहां सॉल्यूशन डाल देते हैं। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज ऐड करा गया किसके अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर। तो आपका ये सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, सॉल्यूशन बन गया। तो पूरे इसका जो वॉल्यूम है, ये पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी जो होगा वो लगभग 1 लीटर के बराबर ही होगा। तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 1 लीटर। कितना हो गया, 1 लीटर। और N की वैल्यू हो गई 1 मोल। इसके अंदर टेम्परेचर गिवन है हमें, तो टेम्परेचर हो जाएगा हमारा केल्विन के अंदर 300। R की वैल्यू 0.0821 होती है। क्या होती है, ये वैल्यू, ठीक है। अब मुझे निकालना है व्हाट वुड बी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो यहां पे लगाते हैं पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू N/V RT। इसको मैंने खोल दिया इसके अंदर, N/V के अंदर। अब पाई निकालना है मुझे, N कितना है 1, V कितना है 1, R की वैल्यू 0.0 ये है, और ये है हमारा 300। क्लियर? तो पाई की वैल्यू आएगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कर देता हूं इन दोनों को मैं। मल्टीप्लिकेशन इज 0.083 सॉरी 821 इंटू 300, तो आपका 24.63 ATM प्रेशर आ गया, या फिर आप बार भी बोल सकते हैं। रीजन ये होता है क्योंकि एक ज्यादा अंतर होता नहीं है, एक ATM 1.013 बार होता है, तो ज्यादा अंतर है नहीं, आप ले सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। क्लियर? तो ये आपका पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था।
लेकिन कैसे सॉल्यूट्स के लिए? ऐसे सॉल्यूट्स के लिए जिसके अंदर आपके बस कोवलेंट सॉल्यूट्स थे जो आयनाइज नहीं हो रहे थे। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में वेंट ऑफ फैक्टर के साथ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के रिलेशन निकालूंगा, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा। क्लियर? तो आज का ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, इसको प्रॉपरली कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।